नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग की एक और महत्वपूर्ण क्लास में। आज से हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और आज के टॉपिक का हमारा नाम है ब्लड रिलेशन। किसी भी परीक्षा के लिए ब्लड रिलेशन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे डेली परसेप्शन और डेली लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में हम सबके ब्लड रिलेशंस होते हैं। चाचा चाची, मामा मामी, फूफा जी, बुआ जी, बहन, जिया जी, भांजा भांजी, और हम सभी डेली लाइफ में रिलेशंस को देखते हैं। फिर भी आपसे टॉपिक पूछा जाता है ना, क्योंकि कमीशन आपसे जो रिलेशन पूछना चाहता है वो रिलेशन थोड़े से लॉजिकल है, थोड़े से मैथमेटिकल है, थोड़े से अलग है। इसलिए यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आप सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा ब्लड रिलेशन जरूर आता होगा, क्योंकि हम लोग व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि जब आप ब्लड रिलेशन मेरे साथ पढ़ रहे हो तो अगले 2 से 3 दिन आप बिल्कुल ये भूल जाइए कि आपको ब्लड रिलेशन आता है, बल्कि आप उसी तरीके से ब्लड रिलेशन को हल करिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अगर एक बार आपने मेरी तरीके से ब्लड रिलेशन को हल किया तो इतना आप तय मान के चलिए कि जीवन में आपको ब्लड रिलेशन के सवालों में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, वो सवाल आपके हल हो जाएंगे। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि यह सभी टॉपिक आपको रवि तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से दिए जा रहे हैं। यहीं पर आगे के भी टॉपिक मिलेंगे, इसलिए इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं पूरी ईमानदारी और तन्मयता से के साथ आप लोगों के समक्ष खड़ा हुआ हूं, जिससे कि आप अपनी सभी परीक्षाओं में बहुत बेहतर कर सकें। ब्लड रिलेशन को परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो हम 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जो आपकी जरूरत भी है। सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम और लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम। जो बेसिक स्ट्रक्चर है ब्लड रिलेशन का वो क्या होता है, और भाषा आधारित जो सामान्य प्रश्न बनते हैं वो कैसे होते हैं। दूसरा है पजल टेस्ट। पजल टेस्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैसे आप वीडियो का एग्जाम देने जा रहे हैं, अन्य कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, बड़ा एग्जाम, तो पजल टेस्ट वहां की मुख्य रिक्वायरमेंट है। पजल टेस्ट से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तीसरा, एक नया क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी ने इंट्रोड्यूस किया है, मेंबर काउंटिंग। यह क्वेश्चन आपको एसएससी की परीक्षाओं में ज्यादा पूछे जाएंगे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन, यह क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी आपसे ज्यादा पूछता है। यूपी ट्रिपल एससी के अलावा आप अगर और अन्य एग्जाम देते हैं, आप कमीशंस के एग्जाम देते हैं, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी आपकी जो छोटी परीक्षाएं होती हैं, उन छोटी परीक्षाओं में मेंबर काउंटिंग भी आपसे पूछता है। कोडेड रिलेशन लगभग सभी जो है कमीशन आपसे पूछते हैं। कोडेड रिलेशन होता क्या है कि जब हम ब्लड रिलेशन में गणितीय चिन्हों का प्रयोग करते हैं या किसी भी सिंबल्स का प्रयोग करते हैं और सिंबल से इस रिलेशन को कोड करते हैं, तो वो कोडेड रिलेशन बन जाता है। जैसे सवाल होते हैं ए प्लस बी का अर्थ है कि ये बी का पिता है, तो इस तरीके के जितने भी सवाल होते हैं उनको हम कोडेड रिलेशन में लेते हैं। ब्लड रिलेशन हमारे सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ब्लड रिलेशन में हम सबकी थोड़ी ना बहुत पकड़ होती है, हम सबको थोड़ा बहुत ब्लड रिलेशन आता है। बेसिकली जो रक्त संबंध होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि रक्त संबंध पढ़ने की नहीं, अनुभव की विषय वस्तु है। जैसे बिना पढ़े लिखे आदमी भी रक्त संबंधों को बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं। आपके घर में कोई आपका फोर फादर हो, मतलब कोई आपका पूर्वज हो जिसकी उम्र 70-75 हो चुकी हो और इस समय वो है ईश्वर की कृपा से आपके बीच में। आपके घर में जब कोई फैमिली फंक्शन होता है तो वो जब और रिलेटिव आते हैं तो आपका परिचय उनसे कराते हैं, आपसे कहते हैं, आपको बुलाते हैं कि इनको पहचानते हो, तो आप कहते हैं नहीं भाई, आपकी उम्र बहुत छोटी है, वो 70-75 साल के हैं। तो वो पढ़े लिखे नहीं है, जो आपके फोर फादर हैं, पूर्वज हैं, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने ब्लड रिलेशन को ऐसे नहीं पढ़ा जैसे तैयारी आप कर रहे हैं। लेकिन जब वो उसका परिचय आपके सामने देते हैं तो वो क्या कहते हैं, यह हमारी जो बुआ थी, बुआ के जो साड़ू भाई थे, साड़ू भाई की मामी के लड़के का भतीजा है। तो आपके तोते उड़ जाते हैं और आप कहते हैं कि प्रणाम करके निकल लो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसका मतलब है कि उनकी जो ब्लड रिलेशन की कनेक्टिविटी है वो आपसे बहुत शानदार है, क्योंकि उन्होंने ब्लड रिलेशन को जिया है, अनुभव किया है। 70 साल उनको ब्लड रिलेशन को जीते जीते हो गए, इसलिए उनकी लॉजिकल कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। आपकी लॉजिकल कनेक्टिविटी अभी उतनी अच्छी नहीं है। 70 साल बाद आपकी भी लॉजिकल कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाएगी, लेकिन उस समय आप परीक्षाओं से ओवर एज हो जाएंगे, तो वो ब्लड रिलेशन आपके काम का नहीं रहेगा। तो मैंने जैसे कि शुरुआत में कहा कि आपने कहीं से भी ब्लड रिलेशन को पढ़ा हो, अगले 3 दिन आपको मेरे हिसाब से ही ब्लड रिलेशन को देखना है। हम एग्जाम ओरिएंटेड ब्लड रिलेशन ही पढ़ने चल रहे हैं, जिससे आप एग्जाम के सवाल हल कर सकें। बाकी सामान्य जीवन में ईश्वर करे कि आप सभी लोगों के रक्त संबंध बहुत अच्छे रहे, हमें इसमें तो मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ है। लेकिन हमें ये मान के ही शुरू करना है कि हमें इस अभी कुछ नहीं आता, हम ब्लड रिलेशन को बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक की। सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं
कि ब्लड रिलेशन को हम लोगों को 5 सिंबल्स के आधार पर पढ़ना है। ये 5 सिंबल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल। अगर हमें किसी मेल कैंडिडेट को दिखाना है तो हम ट्राइंगल से दिखाएंगे। इसके बाद लेंगे हम सर्किल। अगर हमें किसी फीमेल कैंडिडेट को दिखाना है तो हम सर्किल से दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम 5 सिंबल्स के आधार पर ही पूरा ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, बिल्कुल बेसिक से आप इसको समझिए, ठीक है। अब एक मेल और एक फीमेल कई तरीके से एक दूसरे से परिचित हो सकते हैं, कई तरीके से एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मेल और एक फीमेल आपस में विवाहित हैं, तो ये मेल दिखा दिया और ये हमने फीमेल दिखा दिया। तो अगर दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है बेटा, और डबल बॉन्ड ऐसा है, तो ये डबल बॉन्ड हमेशा ध्यान रखिएगा आप मैरिड रिलेशन को दिखाता है। मैरिड रिलेशन है ना। और मैरिड रिलेशन में जो दो रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं? हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को ये दिखाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब भी ये डबल सिंबल बीच में है तो यहां पर एक ट्राइंगल और एक सर्किल ही होगा। यहां पर ना तो 2 ट्राइंगल हो सकते हैं और ना ही 2 सर्किल हो सकते हैं। अगर कहीं पर ऐसी स्थिति आ रही है कि 2 ट्राइंगल और 2 सर्किल है तो आप समझ जाइएगा कि अनर्थ हो रहा है, कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, अब यहां पर हम लोग 2 चीज और देखें कि जैसे एक तो होता है कि सेम जनरेशन, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं हूं और ये मेरी बहन है, तो हम दोनों लोग निश्चित रूप से एक ही पीढ़ी के सदस्य होंगे। आप भी समझ रहे हैं भाई, हम एक ही जनरेशन में पैदा हुए हैं, तो दोनों के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये सेम जनरेशन को दिखाता है, एक ही पीढ़ी के सदस्यों को दिखाता है। तो यहां पर अगर हम सिंगल बॉन्ड लगाए हुए हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेम जनरेशन कहेंगे। सेम जनरेशन का मतलब होता है एक ही पीढ़ी के सदस्य को हम लोग कहेंगे, यहां पर सेम जनरेशन को कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम इसको डिनोट कर देते हैं कि अगर ऐसे लगा है तो इसको हम कहेंगे कि ये एक ही पीढ़ी के सदस्य है, सेम जनरेशन है सदस्य। सेम जनरेशन में 3 तरीके के रिलेशन निकल के आ सकते हैं। कैसे? कौन कौन से रिलेशन हो सकता है कि दोनों लोग आपस में भाई भाई हो तो 2 ट्राइंगल आ सकते हैं, या हो सकता है कि दोनों लोग आपस में बहने बहने हो तो दोनों सर्किल आ सकते हैं, या हो सकता है कि एक भाई हो एक बहन। 3 ही तरीके से रिलेशन बन सकता है। वो तीनों तरीके हम लोगों ने लिखे हैं कि हो सकता है कि दोनों भाई हो तो दोनों ट्राइंगल आ जाएगा, हो सकता है कि दोनों बहनें हो तो दोनों सर्किल आ जाएगा, हो सकता है कि एक भाई और एक बहन हो तो एक ट्राइंगल एक सर्किल आ जाएगा, ठीक है, एक सेम जनरेशन। अब गौर से देखिए, जैसे हमारे माता पिता हैं और हम हैं, उनमें एक पीढ़ी का अंतर है। तो एक पीढ़ी का अंतर जब भी हमें दिखाना हो तो हम एक वर्टिकल लाइन को दिखाएंगे। एक वर्टिकल लाइन हमेशा हमें क्या दिखाएगी? ये हमें दिखाएगी 1 जनरेशन गैप। 1 जनरेशन गैप दिखाएगी, एक पीढ़ी के अंतर को दिखाएगी। एक पीढ़ी का अंतर कैसे होता है? जैसे सपोज करो बेटा, यहां पर मैं कलर बदलता हूं। यहां पर जैसे मेरे माता पिता है, ये मैं हूं, मेरी बहन है, तो हम लोगों के बीच में एक पीढ़ी का अंतर होगा। तो यह जो लाइन होगी, एक वर्टिकल लाइन, वो एक पीढ़ी के अंतर को दिखाएगी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऐसी लाइन को, इसको हम लोग कहेंगे 1 जनरेशन गैप। 1 जनरेशन गैप, एक पीढ़ी का अंतर। अब देखो, ये पिताजी हैं, माताजी हैं, दोनों आपस में विवाहित हैं। ये मैं हूं, ये मेरी बहन है, हम लोगों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब हम लोग एक ही पीढ़ी के सदस्य हैं। एक पीढ़ी का अंतर यहां पे दिखा रहा है और एक पीढ़ी के सदस्यों को ये यहां पे लाइन दिखा रही है, सिंगल लाइन। इन 5 सिंबल्स के अलावा हम लोग छठवें सिंबल का यूज नहीं करेंगे और यहां से हम 5 टाइप पढ़ लेंगे। पहला सिंबल, दूसरा सिंबल, तीसरा सिंबल, चौथा सिंबल और इसके बाद जो है 5वां सिंबल। क्लियर? यहां से हम सारे तरीके के टाइप को पढ़ लेंगे और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस आपको इन 5 ही सिंबल को समझने की जरूरत है कि इन 5 सिंबल को हम कैसे समझ लेंगे, ठीक है। 1 जनरेशन गैप को भी मैं हिंदी में लिख दूं, कुछ लोग कहते हैं सर हिंदी में बताया करिए, तो इसको हम कहते हैं एक पीढ़ी का अंतर। एक पीढ़ी का अंतर हम लोग इसको कहते हैं, 1 जनरेशन गैप, एक पीढ़ी का अंतर। उम्मीद है ये 5 सिंबल्स के बारे में जो बेसिक जानकारी है यह आपकी समझ तक पहुंच चुकी होगी।
अब आइए हम लोग देखते हैं कि इन 5 सिंबल्स को हमें यूज कैसे करना है। जैसे हम एक फैमिली स्ट्रक्चर में कोशिश करते हैं कि 5 सिंबल बने कैसे। मान लीजिए मैंने आपको एक सवाल दिया, एक परिवार का हम एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिए, जितना बेहतर तरीके से आप ये समझेंगे उतने ही बेहतर तरीके से ब्लड रिलेशन का चैप्टर आपको समझ में आएगा। इस बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं लाल पेन से ही लिखता हूं। एक परिवार के बारे में लिखा गया है कि एक परिवार में आपके दादा के 2 पुत्र और 1 पुत्री। ध्यान से समझिएगा, फिर लिखा है, ये सब आपके रेफरेंस में है। मामा की 2 पुत्रियां, बुआ के 2 पुत्र, भांजा, भांजी, जीजाजी, आपकी बहन और आप, आपकी बहन और आप। यह बेटा इतने रिलेशन हम लोगों ने इस पे लिए एक फैमिली के रेफरेंस में, ठीक है। और इतने रिलेशंस को आपको यह समझना है कि इतने रिलेशंस को हम उन 5 सिंबल से कैसे बनाएं। बहुत बढ़िया से आप आराम से इसको समझिएगा। यही समझ में आ गया तो फिर इस टॉपिक में बिल्कुल भी दम नहीं है। आज से टॉपिक आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। आपके दादा के 2 पुत्र, अब गौर से देखो, सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर आपसे ही बनेगा। तो जैसे मैं मेल हूं तो मैंने अपने आप को यहां पे बनाया मेल कैंडिडेट के रूप में। ध्यान दीजिएगा, ये मैं हूं, यहां से मैंने स्ट्रक्चर शुरू किया और जहां पर मैं हूं मैं उसको रेड कर दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि यहां से स्ट्रक्चर शुरू किया गया, ये मैं हूं। अब यहां से स्ट्रक्चर शुरू हुआ बेटा कि आपके दादा के 2 पुत्र, तो आपके दादा का मतलब हो गया ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर के पुत्र का मतलब है कि आपके और आपके फादर के बीच में पहले एक पीढ़ी का अंतर होगा, तो ये आपके फादर हो गए। ये आपके फादर हैं, तो आपके फादर से जो विवाहित है वो आपकी मदर है, तो सारे रिलेशन तो यहीं से निकलेंगे, ठीक है। आपके फादर से जो विवाहित है आपकी मदर है, इसके बीच में जितने रिलेशन आएंगे हम लोग सब बना लेंगे। अब देखो, दादा का मतलब होता है ग्रैंडफादर। अब 2 पीढ़ी का अंतर है, तो फादर के ऊपर भी ये देखिए एक और पीढ़ी चली गई, ये आपके ग्रैंडफादर हो गए। ये ग्रैंडफादर अगर आपके हो गए तो इनसे इस तरफ जो विवाहित होंगी वो आपकी ग्रैंड मदर होंगी, ठीक है। अब आपके दादा के 2 पुत्र और 1 पुत्री, तो 1 पुत्र तो ये हो गए आपके पिताजी। अब दूसरे पुत्र इनके भाई हैं, तो भाई भाई किससे जुड़ते हैं? सिंगल बॉन्ड से, तो ये आपके दूसरे भाई हो गए। ये आपके पिता और पिता के भाई आपके क्या हो गए? चाचा। और यहां पर हो गई बुआ। और ये तीनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है? भाई बहन है। अब गौर से देखो, ये एक पीढ़ी के अंतर के बाद आप आपके पिताजी, अब पिताजी से सिंगल बॉन्ड से जो जुड़ा है वो आपके चाचा, और चाचा से जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं मतलब ये तीनों भाई बहन, ये आपकी बुआ हो गई। तो आपके दादा की ये तीनों संतानें दिख रही कि इनके पुत्र हैं, इनके भाई हैं, इनकी बेटी है, ये तीनों आपस में भाई बहन, और ये इनकी संतान। फिर मामा के 2 पुत्रियां। अब देखो, मामा का जो रिश्ता होगा वो आपकी मदर से जुड़ा होगा, तो ये आपकी मदर है, ठीक है। अब मदर से आप जब सिंगल बॉन्ड से ऊपर ले जाएंगे तो ये आपके नाना जी होगा, क्योंकि मदर के पक्ष से जुड़े हुए हैं। और नाना जी हैं तो ये आपकी नानी जी हैं। क्लियर है? ये नाना जी है तो आपकी नानी जी है। अब गौर से देखो, अगर आपकी ये नानी है, ठीक है, तो अब मामा की 2 पुत्रियां, तो आप मामा कौन होंगे बेटा? ये आपकी मदर है, और आपकी मदर के जो भाई होंगे वो आपके मामा होंगे। तो मदर के जो भाई हो गए इधर, ये आपके क्या हो गए? मामा। देखो, ये आप हैं पिताजी, मामा, और मामा के जो भाई हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ये मदर है, मदर के जो भाई हैं वो आपके लिए क्या हो गए? मामा हो गए। अब मामा है तो यहां पर शादी होगी तो सुंदर मामी का आना तय है। भाई मामा है तो सुंदर मामी होंगी, हमारी मामी सुंदर है तो हम सुंदर मामी कह रहे हैं। अब यहां पर जो इनकी पीढ़ी बेटा नीचे जाएगी, गौर से देखो, वो आपके पैरेलल होगी। तो मामा के 2 पुत्रियां, तो यहां से जब ये पीढ़ी नीचे जाएगी, ये मामा है तो 2 पुत्रियां, तो इसका मतलब ये है ये आपके कजिन होंगे, मतलब आपकी पीढ़ी में होंगे। तो ये दोनों पुत्रियां एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होंगी। मतलब अब क्लियर हो रहा है कि ये आप हैं, पिताजी हैं, माताजी, माताजी के भाई आपके मामा, और उनकी जो है मामी। एक बार बस स्ट्रक्चर समझ लीजिए, और ये उनकी दोनों पुत्रियां हो गई। क्लियर है? फिर देखो क्या है,
बुआ के दो पुत्र। अब बुआ का रिश्ता किससे जुड़ा होता है? बुआ इधर है आपकी, और अगर बुआ है तो खतरनाक फूफा जी का आना तय है। बुआ से जो विवाहित होंगे वो खतरनाक फूफा जी होंगे। फूफा नाम ही बदनाम है। फूफा जी 99% खतरनाक ही होते हैं। ठीक है, जैसे शादी में कोई गुस्सा होता था तो कहते नहीं काहे फूफा बने घूम रहे हो भाई। तो फूफा एक अलग ही कल्चर है ना। शादी कब में शुभ माना जाता है कि जब तक फूफा जी नाराज ना हो तो शादी शुभ नहीं मानी जाती है ना। और शादी में फूफा ही नहीं फूफा बने घूमते हैं, शादी में कई ऐसे और कैरेक्टर होते हैं जो भी फूफा ही बने घूमते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी आप ये समझ लो कि ये जो है आपकी बुआ है तो ये क्या है बताओ? फूफा जी हैं। क्लियर है? अगर ये बेटा फूफा जी हैं तो लिखा है कि बुआ के दो पुत्र, तो अब ये रिलेशन यहां से नीचे आएगा। अब ये भी देखो आपकी पीढ़ी में होंगे, तो ये एक पुत्र ये हो गया और एक पुत्र ये हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए बताओ? भाई हो गए। तो ये बुआ के दो पुत्र हो गए। अब ये देखो बुआ के लड़के, मामा के लड़के और आप, ये सब एक ही पीढ़ी के सदस्य हैं, तो आप कजिन्स हो गए। ये सब पिताजी वाली पीढ़ी चल रही है, मम्मी है, बुआ है, पापा है। देखो जैसे पूरा हरा भरा घर आपको लगने लगेगा, ये पूरा परिवार है। देखो चाहे जितने रिश्ते बनाते जाओ। फिर क्या लिखा है? भांजा भांजी। अब जैसे आप हैं, अब आपसे जुड़ी हुई है यहां पर आपकी बहन, तो आपसे आपकी बहन कैसे जुड़ी होंगी? सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होंगी। ठीक है, अब यहां जो आपकी बहन से जो विवाहित है वो कौन होगा? आपके जिया जी होंगे। अब यहां से एक पीढ़ी और नीचे ली जाइए, क्योंकि भांजा भांजी की जो पीढ़ी है बेटा वो आपसे नीचे है, तो ये तो हो गई आपकी भांजी और ये हो गया आपका भांजा। अब ये 4 पीढ़ियों को आपने दिखा दिया। अब गौर से देखो बेटा, ये वही 5 स्ट्रक्चर है जो 5 सिंबल से हमने पढ़ा है, और पजल और कोडेड रिलेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे आसान तरीका दुनिया में हो नहीं सकता। कैसे करना वो समझो। अब आप यहां पर एक व्यक्ति को पकड़ लीजिए, आप पूरा किसी को भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा ये आप है, अब देखो आपसे जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है वो आपकी बहन है, इससे जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है विवाहित है जिया जी है। ये पीढ़ी नीचे गई तो ये कौन हो गया? भांजे भांजी हो गए। आपकी बहन के बच्चे आपके लिए क्या होगा? भांजे। यहां से आपके पापा हैं, पापा से सिंगल बॉन्ड से भाई, भाई से सिंगल बॉन्ड से बुआ, ये चाचा और बुआ, ये बुआ जिससे विवाहित है फूफा जी, ये फूफा जी के बच्चे आपके लिए कजिन हो गए एक ही पीढ़ी में। पापा के पापा ग्रैंडफादर हो गए, ये ग्रैंड मदर हो गई। ये आपकी मदर है पिताजी से जो विवाहित है, ये कौन हो गई बताओ? नाना हो गए, ये नानी हो गई। मदर से जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है मदर का भाई है। भाई के बाद जो यहाँ पे देख लो इस डबल बॉन्ड से जो जुड़ा है ये क्या हो गया? देखो मामा, ये सुंदर मामी, और मामी के बाद ये उनकी दोनों बेटियां हो गई। 4 पीढ़ियों को हम लोगों ने यहां पे बना लिया। आप आराम से इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? किसी भी टॉपिक को बहुत इत्मीनान से और एंजॉय करते हुए पढ़िएगा, टेंशन उसमें बिल्कुल मत लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले दिन की रिकॉर्डिंग और बेहतरीन और संयमित तौर से करूंगा, क्योंकि यहां पे बेटा मेरा एक ही उद्देश्य है कि अब आपको जीवन में रीजनिंग ना पढ़नी पड़े। तो अब आप देखो जैसे ये हो गया, कितने भी लोगों का स्ट्रक्चर हमें बनाना हो, कितनी भी कठिन पजल हो, अभी आप देखिएगा कैसे पजल चुटकियों में हल होती है ना। तो ये क्लियर हो गया है ना। अब यहां पर आपने बिल्कुल क्लियर कर लिया। तो यही 5 सिंबल्स हम लोगों ने उपयोग किए कि अगर हमें मेल कैंडिडेट को दिखाना है तो हम क्या करेंगे? ट्राइंगल। फीमेल कैंडिडेट को दिखाना है तो हम क्या करेंगे बताओ? सर्किल करेंगे। क्लियर है? अगर डबल बॉन्ड है तो ये क्या है बताओ? मैरिड रिलेशन है। ठीक है, ये भी क्लियर है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या है बताओ? सेम जनरेशन है, ब्रदर सिस्टर वाला। क्लियर है? ये भी क्लियर है। और सेम जनरेशन के बाद अगर ये है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं 1 जनरेशन गैप, एक पीढ़ी का अंतर। क्लियर है? इन्हीं 5 सिंबल्स के आधार पे आपने इसको बनाया और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आएगा। अब यहां से धीरे धीरे हम बेसिक्स को लेना शुरू करते हैं। ठीक है, जब तक हम पूरे बेसिक्स क्लियर नहीं करेंगे हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो इतना बेसिक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। आप मेरे बच्चे हैं, मुझसे पढ़ते हैं, अगर आपको इससे पहले वाले टॉपिक भी क्लियर हो गए होंगे तो इतने में आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बेसिक्स को क्लियर करते हैं। चलो पहला बेसिक क्लियर करते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, यहां पर मैंने एक ट्राइंगल बनाया। आज लाल पेन का ज्यादा उपयोग करूंगा क्योंकि मैं रक्त संबंध आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां से एक फैमिली ट्री नीचे आया, चलो ये आया, यहां से भी ये आ गया। ठीक है, यहां से एक और फैमिली ट्री नीचे आया। अब इसमें मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे बेटा, अलग अलग। जितने अच्छे बेसिक्स क्लियर होंगे हम काम उतना अच्छा करेंगे। पहला प्रश्न होगा, हमने पूछा
अब हम वो कहते हैं या गलतियां हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न मैंने पूछा, ए का ई से क्या संबंध है? ठीक है, 4 ऑप्शन मैंने दिए ए बी सी डी। सबसे पहले मैंने कहा दादा, दूसरे पे मैंने कहा पोता, तीसरे पे मैंने कहा दादा पोता, और चौथे पे मैंने कहा दोनों। चौथे पे मैंने आपसे कहा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो यहां आए हम, तो हमने इसी सवाल के नेचर को बदल दिया। यहां पर मैंने आपसे कहा, इसी सवाल को मैंने फिर बदली हुई भाषा में पूछा, दूसरा नंबर डाल के, कि ए और ई आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, किस प्रकार संबंधित हैं। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होके चलते हैं। फिर मैंने 4 ऑप्शन लिए, दादा, यहां पे मैंने लिया पोता, यहां पे मैंने लिया दादा, दादा पोता, और यहां पे मैंने लिया इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। यहां पे मैंने कुछ लोगों को लिखा, यहां पे मैंने लिखा जो है ए बी सी डी और ई। एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया और इस स्ट्रक्चर के आधार पर मैंने आपसे 2 प्रश्न यहां पे पूछे हैं। क्लियर है? 2 प्रश्न मैंने बेटा आपसे पूछे हैं इस स्ट्रक्चर के आधार पर कि आपको बताना है। अब देखो, यहां पर बहुत सारे लोगों के उत्तर में जो है दादा आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों के उत्तर में पापा आ रहा होगा, सब आ रहा होगा, पोता आ रहा होगा, दादा पोता। देखो हमेशा ध्यान रखो, अगर किसी सवाल में से और का लगा है, अगर किसी सवाल में से और का लगा है, यहीं से क्लियर करो, तो कभी भी उत्तर पेयर में नहीं होगा, हमेशा इंडिविजुअल पर्सन उत्तर होगा, एक ही व्यक्ति उत्तर होगा। जब हम रिलेशन बनाते हैं से और का तो अक्सर हम गलती करते हैं। जब सवाल में से और का लगा है, यदि से लगा है और का लगा है, तो हमेशा याद रखो इंडिविजुअल पर्सन ही उत्तर होगा, पेयर में उत्तर नहीं हो सकता बेटा। जैसे से और का लगा है, और उत्तर कौन होगा? जिस व्यक्ति के ऊपर का लगा होगा, हमेशा ध्यान रखो का वाला व्यक्ति ही आपका आंसरिंग ऑब्जेक्ट है, वही आपका आंसर होगा। का वाला व्यक्ति जो रिलेशन धारण कर रहा होगा, वही रिलेशन आपका आंसर होगा। जैसे यहां पर लिखा है से और का, है ना, तो हमने कनेक्ट किया तो ये तो से हो गया, तो ये तो रिश्ता बना रहा है, और ये क्या हो गया? का। तो जब जिस व्यक्ति के नाम पे का आया है, वही व्यक्ति आंसर हो गया, उसी का रिलेशन आंसर होगा। तो अगर ए है तो ए का रिलेशन यहां पे बेटा क्या है बताओ? दादा। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? दादा हो जाएगा, ये आपका आंसर है। क्लियर है? सेकेंड टर्म पे आते हैं दूसरी तरफ। यदि सवाल में से और का नहीं लगा है, यदि सवाल में से और का नहीं लगा है, तो कभी सिंगल इंडिविजुअल पर्सन आपका आंसर नहीं हो सकता। यदि सवाल में से और का नहीं लगा है, तो इंडिविजुअल पर्सन कभी आपका आंसर नहीं हो सकता। आपका आंसर हमेशा पेयर में होगा, है ना। जैसे यहां पर पेयर में वो दोनों ही रिश्ते आएंगे, जो आपके दोनों ही रिश्ते बन रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? दादा और पोता होगा। तो यहां से पहला बेसिक हमेशा क्लियर कर लीजिए कि यदि आंसर पेयर में है ना, यदि क्वेश्चन में से और का लगा है, तो इंडिविजुअल पर्सन ही आंसर होगा और वही व्यक्ति आंसर होगा जिस पे का लगा है। और यदि से और का नहीं लगा है, तो हमेशा आंसर क्या होगा? पेयर में होगा आपका। बिना पेयर के आप आंसर नहीं दे सकते, इंडिविजुअल पर्सन कभी भी आंसर नहीं होगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो भाषा वाले होते हैं, लैंग्वेज वाले, जिसको हम कहते हैं इशारा करने वाले सवाल। ठीक है, इशारा करने वाले सवालों में हमेशा याद रखिए, जैसे कहते हैं कि एक व्यक्ति ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा,
एक व्यक्ति ने सामने जा रहे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। कोई व्यक्ति किसी फोटो की ओर इशारा कर रहा हो, किसी व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा हो, हमेशा याद रखो कि जो व्यक्ति कह रहा है, जो व्यक्ति कह रहा है या जो व्यक्ति इशारा कर रहा है, इशारा कर रहा है, उसको सबसे पहले बनाया जाएगा। सबसे पहले उसी से ही हम इस फैमिली ट्री को बनाना शुरू करेंगे। और जिस व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा है उसको हम सबसे बाद में बनाएंगे। मतलब जो व्यक्ति इशारा कर रहा है उसको सबसे पहले, और जिस व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा है उसको सबसे बाद में बनाएंगे। आप देखिएगा, अभी मैं सवाल आपको कराने चल रहा हूं, आपकी आधी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे बाद में कौन सा व्यक्ति होगा? जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है या जिसको इंगित किया जा रहा है। जिस ओर इशारा किया जा रहा है या जिस ओर इंगित किया जा रहा है, वो व्यक्ति सबसे क्या बनेगा? लास्ट में। फिर सरल शब्दों में दोहरा रहा हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले वह व्यक्ति बनाया जाएगा जो कह रहा है या जो इशारा कर रहा है, और सबसे बाद में वो व्यक्ति बनाया जाएगा जिसकी तस्वीर है, जिसकी ओर इशारा कर रहा है। अगर हम इस मेथड से चलते हैं, एक एक करके आगे बढ़ो, तो आपका आधा सवाल तुरंत ही हल हो जाएगा और आपको इन सवालों में दिक्कत नहीं होगी। परीक्षा में क्या होता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, कम समय में हमें बहुत तेज सोचना होता है और हल करना होता है, और वहीं पर जब हम ऐसी उलझन में चलते हैं तो हमारे 2 नंबर खत्म हो जाते हैं। और इस टॉपिक से 2 से 3 सवाल हर परीक्षाओं में बनते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, और अभी हम उतना ही हल करेंगे जितना हमने सीखा है, और उसी पैटर्न पर हल करेंगे जितना हमने सीखा है। इन्हीं दोनों बेसिक को हम बेसिकली हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 5-7 प्रश्न करते हैं और यहां पर इसकी लैंग्वेज को मजबूत करते हैं, और प्रश्न वो करते हैं जो परीक्षा में आए हुए। फिर हम लोग और तीसरे बेसिक की तरफ या तीसरे टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं, तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और मुझे लग रहा है यहां तक आपको सब समझ में आया होगा। तो आइए अब कुछ प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने जो सीखा है उसको हमें इंप्लीमेंट कैसे करना है। इस तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए यहां पे है। जैसे देखिए, कई चीजें हमें और भी ध्यान रखनी है। छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत करते हैं, फिर काफी बड़े प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, ए बी की बहन है। जब भी ऐसे रिलेशन आपसे हल करवाए जाते हैं तो याद रखिए क्या एक का ही जेंडर क्लियर होता है। जैसे लिखा है ए बी की बहन है, तो ए बी की बहन है तो ए का जेंडर क्लियर है, तो जिसका जेंडर क्लियर हो आप उसी का क्लियर करिए। जैसे क्या कहा गया है आपसे, ए बहन है बेटा बी की, तो ए बहन है बी की, तो ए का जेंडर क्लियर है। ए बहन है किसकी? बी की। अब बी का जेंडर क्लियर नहीं है तो हमें जबरदस्ती जेंडर क्लियर नहीं करना है। हो सकता है भाई बी भाई हो और हो सकता है बी बहन हो। तो ए बहन है बी की, तो ए का जेंडर क्लियर। फिर लिखा है सी बी की माता है। अब बी की माता कौन है? सी। तो बी की माता सी है तो सी फीमेल है, क्लियर है क्योंकि माता है। बी मेल है कि फीमेल है ये नहीं पता। डी सी का पिता है। अब सी का पिता कौन है? डी, तो डी और ऊपर आ जाएगा। यहां पर सी का पिता है, एक पीढ़ी का और अंतर हो जाएगा। डी सी का पिता है। ई डी की माता है तो कोई बात नहीं, ई और ऊपर चली जाएगी। ई डी की माता है, ई यहां चली गई। कितने पीढ़ी का अंतर हो गया? 1 2 3 पीढ़ी का अंतर हो गया। ए बहन है बी की, सी माता है बी की, डी पिता है सी का, ई माता है डी की। हमसे पूछा क्या है? तो डी से ए का, मैंने हमेशा आपसे कहा कि आंसर कौन सा ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर का आएगा। सारा कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। तो ए का संबंध पूछा है ना? ए का संबंध पूछा है बेटा, बताओ किससे पूछा है? डी से। तो डी से ए का संबंध क्या होगा? तो देखो, ये मां, जो मां है, मां के दोनों बच्चे हैं और ये माता के पिता हैं, तो बेसिकली ये तो होगा नाना। अब नाना के लिए ये क्या होगी? तो नाना के लिए हो जाएगी बेटा नातिन हो जाएगी। तो ये क्या होगी? डी के लिए नातिन हो जाएगी। और डी का अगर पूछा गया होता तो डी क्या हो जाते? नाना हो जाते। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी। हमें इतना ही याद रखना है कि जिस व्यक्ति के ऊपर का आया है वही हमारा आंसरिंग ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पे का किसके ऊपर आया है? ए के ऊपर आया है, और ए क्या थी? बहन थी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? नातिन हो जाएगा। अगर पिता के पक्ष से जुड़ा होता और 2 पीढ़ी का अंदर होता तो पिता के सपक्ष से जुड़े होने पर क्या कहते हैं? पोता और पोती, है ना। माता के पक्ष से जुड़ा होता है तो क्या कहते हैं? नाती या तो नातिन, नाती या तो नातिन।
और पौत्र और पौत्री में दोनों कॉमन रिलेशन आ जाता है। अगर पौत्र और पौत्री लिखा हो तो ये इसके लिए भी यूज हो जाता है और इसके लिए भी यूज हो जाता है। केवल एक पीढ़ी के अंतर को दिखाता है कि भाई दो पीढ़ी का अंतर है, तो नाना के साथ भी हो सकता है और दादा के साथ भी हो सकता है, दादी के साथ भी हो सकता है। क्लियर है? चलो, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। एक और छोटा सा सवाल लेते हैं। पहले एक तरीके के सब सवाल करते हैं, जैसे ये सारे वाला सवाल है। अभी थोड़ा सा रुकते हैं, पहले एक तरीके के सवालों को करते हैं। कभी कभी इसकी लैंग्वेज कठिन भी हो सकती है। जैसे ये सवाल है, क्या लिखा है? डी पिता है बी का। तो देखो, बी का पिता है डी, तो बी का जेंडर क्लियर नहीं है। डी पिता है तो डी का जेंडर क्लियर है, लिख दिया। डी पिता है बी का। बी ननद है सी की। अब देखो, ननद क्या होता है समझ लो। बी ननद है सी की, तो बी ननद है तो ननद का मतलब ये फीमेल हो गई, सी की ननद। तो सी की ननद एक ये हो सकती है कि जब बी का जो भाई है, भाई उस भाई की शादी सी के साथ हुई हो, तभी तो ये ननद होगी। ननद होना क्या होता है समझते हैं ना आप लोग? नंद, है ना? मतलब जो भाई की बहन होती है और भाभी के लिए वो क्या होती है? नंद। तो भाई देखो, बी ननद है सी की, मतलब बी का जो भाई है वो सी से विवाहित है। थोड़ा सा दिमाग हमेशा लगाना पड़ेगा, लेकिन फैमिली ट्री से क्लियर हो जाएगा। फिर क्या लिखा है देखो, हाँ, ननद है सी की। तो अब बी के बारे में दो रिलेशन है। बी ननद है सी की तथा बेटी है ए की। तो बी ननद है सी की और बेटी है किसकी? ए की। तो अगर ए की बेटी है तो डी तो पहले पिता हो गया, तो अब ये क्या होगी बताओ? माता होगी। तो बी ननद तो है सी की और बेटी है ए की, तो पिता पहले मिल गए थे, अब ये कौन होगी? माता होगी। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो, अगर डी के ऊपर से आ गया है तो अब हम मानेंगे कि ए के ऊपर काया होगा। अगर एक के ऊपर से ऑलरेडी दे दिया गया है और एक खाली है, तो जो खाली है वो अंडरस्टूड है कि उसके ऊपर काया होगा। तो लिखा है ए डी से किस प्रकार संबंधित है? तो ए उत्तर होगा, ना कि डी उत्तर होगा। जिस पर काया है तो ए के लिए ए क्या होगी? डी के लिए वाइफ होगी, पत्नी होगी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो सवालों को गलत करते हैं। उम्मीद है ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे और भी प्रश्न हो सकते हैं जो थोड़े से बड़े हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं। संकेत वाले प्रश्न इसके बाद लेते हैं। जैसे एक दो और बड़ा प्रश्न करते हैं, तो छोटे छोटे से ये भी संकेत वाला बाद में लेते हैं। चलो, एक बड़ा प्रश्न लेते हैं। लिखा है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, जिनमें माता पिता, उनकी अविवाहित पुत्री तथा एक पुत्र है जिसकी पत्नी और पुत्री है। जब हम इन 5 सिंबल से जाते हैं तो हमें फायदा क्या होता है, इसको समझो। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। अब इनमें कौन कौन है? माता पिता। तो चलो, हमने एक परिवार का स्ट्रक्चर बनाया। ये माता है और एक पिता है, ठीक है। फिर लिखा है, उनकी अविवाहित पुत्री तथा एक पुत्र है। अब यहां से पीढ़ी नीचे गई। अब इनकी एक अविवाहित पुत्री है, एक पुत्र है, ये पुत्र हो गया, ठीक है। जिसकी पत्नी और पुत्री है, मतलब ये पुत्र विवाहित हो गया, जिसकी पत्नी है और पुत्री है, ये पुत्री हो गई। स्त्रियां, अब देखो 4 महिलाएं, एक परिवार में माता पिता, उनकी एक अविवाहित पुत्री तथा एक पुत्र, ये भाई बहन हो गए, जिसकी पत्नी और पुत्री है। टोटल परिवार में 6 लोग हैं और 6 लोग तुरंत आ गए। एक छोटी सी मतलब नेचर है कि बड़े सवाल जब होते हैं तो डरना नहीं है, आसानी से लगेंगे। स्त्रियां मधु, मीना, प्रिया और रेणु हैं और पुरुष राहुल व सुनील है। तो 2 पुरुष हैं, राहुल और सुनील, और 4 स्त्रियां हैं, चारों के नाम दे दिए गए। सुनील प्रिया के पिता नहीं है। अब देखो, इनकी पुत्री ये है और इनकी पुत्री ये है। तो सुनील प्रिया के पिता नहीं है, तो हो सकता है ये सुनील हो और ये सुनील हो, है ना। तो अभी हम नहीं बना सकते, ठीक है। मीना विवाहित है, ये भी नहीं लिख सकते क्योंकि 2 महिलाएं विवाहित हैं और ये, तो कौन मीना है, ये भी नहीं लिख सकते। मधु प्रिया की दादी है। अब यहां से फैमिली ट्री बन जाएगा। मधु प्रिया की दादी है, तो इस रिलेशन में अगर ये सही है तो ये यहां पे मधु को होना पड़ेगा सबसे ऊपर, और मधु प्रिया की दादी है तो ये प्रिया को होना पड़ेगा, क्योंकि दादी और पोती का रिश्ता तभी बन सकता है जब एक पीढ़ी का अंतर हो। मधु प्रिया की दादी है। अब यहां से सवाल बन जाएगा, सुनील प्रिया के पिता नहीं है। अब सुनील प्रिया के पिता नहीं है तो ये व्यक्ति सुनील नहीं होगा, तो निश्चित रूप से 2 ही पुरुष हैं, तो ये व्यक्ति सुनील होगा। अगर ये सुनील है बेटा, तो दूसरा व्यक्ति कौन होगा? राहुल। तो ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति कौन हो जाएगा? राहुल हो जाएगा। फिर लिखा है, मीना विवाहित है, तो एक विवाहित महिला ये है मधु, तो अब दूसरी एक ही विवाहित महिला बची, मैं कह रहा हूं विवाहित महिला बची, तो ये कौन है बताओ? मीना। हो गया।
अब एक जो है सर्किल है और एक ही जो है महिला बची है रेणु, तो यहां पे कौन हो जाएगा, रेणु हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, तो बताइए सुनील व रेणु में होगा, ये सुनील व रेणु में क्या संबंध है, तो आपस में संबंध पूछा गया है, ये रेणु है और ये सुनील है और दोनों का संबंध आपस में पूछा गया है बेटा, तो ये पिता और पुत्री होगा। तो यहां पे हमारा उत्तर ये क्या हो जाएगा, पिता और पुत्री। कभी जब सवाल हमारे पास आते हैं तो सवाल क्या होते हैं, जैसे इस सवाल को लास्ट लाइन तक खींचा गया, तो परीक्षा में आपका पेशेंस भी काउंट करता है कि आपको हड़बड़ाना नहीं है, आप पूरा पढ़िए, इजी गोइंग पढ़िए, सवाल आपको आएगा जरूर। जैसे लास्ट लाइन तक कैसे खींचा गया, जब तक ये लाइन नहीं होगा इस सवाल में तो ये सवाल हल नहीं होगा, है ना। तो एक की लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं हिडन लाइंस। पजल्स जब आप लगाते हैं और ऐसे सवाल कमीशन जब आपको देता है तो वो हिडन लाइंस को सबसे बाद में देता है, तो सबसे बाद की इंफॉर्मेशन को जब हम यूज करेंगे तो ये सवाल हमें आ जाएगा। तो ये भी समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर कैसा है, इसको कैसे हमें रीड करना है। चलो अब कुछ इशारे वाले सवाल लेते हैं। तो इशारे वाले सवालों में मैंने आपको बताया है, बाकी मैं कुछ सवाल और आपको भेज रहा हूं आज ये सीट, तो इसको भी आप करिएगा। जैसे चलिए यहां से लेते हैं, क्या लिख रहा है, रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है। तो आसान सवाल से लेते हैं। तो देखो रीता किससे कह रही है, सीमा से कहती है। तो मैंने क्या कहा, जो कह रहा है उसको सबसे पहले बनाइए। तो रीता कह रही है, मैंने दो कह रहा है, मैंने दो बातें बताई, जो कह रहा है उसको सबसे पहले, सबसे पहले, और जिसके बारे में कहा जा रहा है, कल की क्लास बहुत शानदार होगी, मजा आएगा, है सबसे बाद में। आज तो बेसिक क्लियर कर लें हम लोग पहले। रीता सीमा से कहती है, तो ये हो गई रीता। सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है, मतलब रीता की मां ये हो गई, के भाई ये हो गए, की पुत्री है तुम्हारी बहन, कौन, सीमा की बहन, बन गया। रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन मेरी मां के भाई की पुत्री है। कितना सेकंड लगा, 15 सेकंड लगा, 10 सेकंड, बस यही फॉलो कर लीजिए। जो कह रहा है वहां से बनाना शुरू करिए। तो रीता कह रही है, रीता से बनाया कि रीता कह रही है कि मेरी मां के भाई की पुत्री है सीमा तुम्हारी बहन। तो ये सीमा हो गई और ये सीमा की कौन हो गई, बहन हो गई। क्या पूछा गया है, तो सीमा का, सीमा का, इसका मतलब अब आंसरिंग ऑब्जेक्ट तो सीमा ही होगी। सीमा का रीता की मां के भाई से, ये से है, तो सीमा का रीता की मां के भाई से क्या संबंध है, तो बताओ ये पिता होगा, उसके लिए पुत्री होगी। तो अब बताओ ये पूछा गया है, तो यहां पे हम क्या टिक करेंगे, पुत्री। जल्दबाजी में पेपर में ये भी होता है कि हम यहां पे पिता को टिक कर देते हैं, नहीं, जिसके ऊपर का आया है वही हमारा उत्तर होगा। तो अब दो दो बेसिक्स हम एक एक साथ लेके चल रहे हैं, तीन तीन बेसिक एक एक साथ लेके चल रहे हैं। क्लियर हुआ बेटा यहां पे। चलो कैसे ये सवाल है, सवाल देखने में थोड़ा सा कठिन लगेगा। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। अब देखो कौन कह रहा है, इशारा जिसकी ओर किया जा रहा है उसको लास्ट में ले जाओ। महिला कह रही है, अब ये हो गई कहने वाली महिला, ये कहने वाली महिला है, ठीक है। क्या कह रही है, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा कर रही है। अब इसको सबसे बाद में बताना है। महिला क्या कह रही है, वह मेरी इकलौते बेटे, वो क्या, ये महिला कह रही है वह मेरे इकलौते बेटे। तो इस महिला का इकलौता बेटा तो ये होगा, वह मेरे इकलौते बेटे के पिता। तो इस इकलौते बेटे का जो पिता होगा वो इसका पति होगा। गौर से देखो क्या कह रही है, ये महिला कह रही है वह मेरे इकलौते बेटे के पिता की बहू। अब इसके पिता की बहू अगर इसका इकलौता बेटा है तो वो क्या होगी, इसकी पत्नी होगी। का इकलौता पुत्र है। अब थोड़ा सा ऊपर से मुझे बनाना था, मैं फिर से बना लेता हूं। ये हो गई कहने वाली महिला, है ना, के कहने वाली महिला, है ना, अरे के एम होगा, धात तेरी की। ये हो गई कहने वाली महिला, ठीक है। कह रही है, फिर समझ लो,
अब जो इशारा कर रही है उसको बाद में बना, कहती है वह मेरे इकलौते बेटे, तो इस महिला का इकलौता बेटा ये हो गया, वह मेरे इकलौते बेटे के पिता, अब इसका पिता जो इसका पति होगा ये होगा, की बहू, अब इकलौता बेटा है तो इसकी पत्नी जो होगी इसकी बहू होगी, की बहू का इकलौता पुत्र है, वो तस्वीर वाला जो पुरुष है इसकी बहू का इकलौता पुत्र है, ये बताओ, ये तस्वीर वाला पुरुष है जो सबसे बाद में आपने बनाया, ठीक है। उस महिला, हाँ, तो वो है पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला के ऊपर से आया है, तो पुरुष के ऊपर क्या आया है, का आया है, तो ए का आया है, तो ये आंसर होगा। तो ये इस महिला से ये पुरुष किस प्रकार संबंधित है, ये उसका पोता होगा बेटा, क्योंकि बेटे का बेटा है तो क्या होगा, पोता होगा। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो एक और सवाल करते हैं। चलो एक सवाल ये है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए किसी महिला ने मोहन से कहा, कौन कह रहा है, महिला ने मोहन से कहा, ये हो गई महिला कहने वाली, इसने मोहन से कहा उस फोटो की, मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं। चलो इस फोटो की ओर संकेत करते हुए किसी महिला ने मोहन से कहा कि मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं, ये महिला कह रही है, ठीक है, मोहन से, मोहन को लास्ट में ले जाइए, ये हो गई फोटो, जिससे कहा जा रहा है उसको लास्ट में, फोटो की ओर संकेत करते हुए महिला ने मोहन से कहा मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं, ठीक है, और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है, मतलब मैं इस महिला की एकमात्र पुत्री हूं और इसका जो पुत्र है, मतलब इसका जो पुत्र होगा वो इनका भाई होगा, ये मोहन का मामा है। ये मोहन का मामा कब हो सकता है, जब मोहन इनका लड़का हो। क्लियर हो गया। देखो एक फोटो की ओर इशारा करती हुई महिला कह रही है कि मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं और इस महिला का जो पुत्र है, अब ये पुत्री है तो पुत्र इसका भाई हो गया, वो तुम्हारा महिला मोहन, हाँ, वो तुम्हारा मामा है। तो इस बोलने वाली महिला का मोहन के पिता से क्या संबंध है, तो ये मोहन हो गए और ये मोहन के पिता हो गए। तो मोहन के पिता से क्या संबंध है इस बोलने वाली महिला का, तो मोहन के पिता के लिए क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, क्योंकि ये मोहन की मां है। तो मोहन की मां का मोहन के पिता से एक ही संबंध हो सकता है, उसकी वाइफ का। क्लियर है। चलो अब मैं एक सवाल आप सभी लोगों को होमवर्क के लिए देता हूं, जिसको आप करके मुझे सभी लोग उत्तर करेंगे जितना लोग क्लास देख रहे हैं, और साथ में ये भी कहेंगे कि आज की क्लास कैसी लगी। एक सवाल तो ये है जो आपको होमवर्क के लिए है, जो आपको उत्तर करना है HW, सभी लोग उत्तर करेंगे, ठीक है, सब लोग, ठीक। एक सवाल तो ये उत्तर करना है, सब लोग देख लीजिए। इसके अलावा एक सवाल बेटा आपको ये करना है 9वां, ये होमवर्क के लिए, ये 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। ये दोनों सवाल आपको करने हैं और इन दोनों सवालों के बाद कल हम लोगों की क्लास बहुत ही शानदार और जबरदस्त होगी। अच्छी मेहनत से पढ़िए, रीजनिंग फिर नहीं पढ़नी पड़ेगी। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बढ़िया से पढ़ते रहिए। और ये जो क्लासेज इस चैनल से आपको दी जा रही, कोई क्लास छूटे ना, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि तिवारी ऑफिशियल। आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं भविष्य की। डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम है सबसे पहला, उसी पर आपको सारी सीट और मटेरियल मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर लीजिए टेलीग्राम पर, उससे जुड़ जाइए, वहां पर आपको समस्त सीट और मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, नमस्कार।